आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 3-4 दिन पहले से बिहार की राजनीति गरमाई हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे। 3.25 महीना में 6वीं बार बिहार में आए हैं क्योंकि चुनाव है। तेजस्वी यादव वोट चोर मोदी को कहते हैं। लालू यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश सरकार का पिंडदान करने आ रहे हैं। और जब इसी पर हमने सवाल किया प्रशांत किशोर से, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, तो उन्होंने कहा कि लालू यादव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं इससे तो मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए जो आहुति दी जा रही है उसमें घी बन के तो प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर चलेंगे। तमाम मुद्दे हैं और इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ मनोज भारती हैं, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व जो हैं IFS हैं, तमाम देशों में राजदूत रह चुके हैं। मनोज जी, पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी पहला सवाल ये, लालू यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम जब पितृपक्ष चले शुरू हुआ है उसी समय आ रहे हैं और नीतीश सरकार का तो पिंडदान करेंगे ही। क्या लालू यादव के कहने का क्या ये तात्पर्य निकालेंगे आप कि क्या सरकार उनकी बन रही है? नहीं, तात्पर्य चाहे जो भी निकाले, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश बाबू इस नवंबर के बाद बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब बिहार की जनता किसको उनका विकल्प चुनती है, ये आप बिहार की जनता से पूछ कर देखें तो आपको केवल एक ही जवाब मिलेगा। वो ये कि इतने सालों से जिन जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, जिन जिन लोगों ने हमारे साथ जानबूझकर धोखेबाजी की है, गलत बयानी की है, उन सब को हम इस बार सत्ता से बहुत दूर रखेंगे। पहले उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब उन सब को मालूम है कि जनसुराज उनके सामने एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आई है, जो उनके बच्चों के भविष्य के बारे में उनको अभी से ही वादे कर रही है, उन वादों को कैसे पूरा करेंगे इसका रास्ता बता रही है। और इस बार बिहार की जनता जनसुराज के स्कूल के बस्ते को ज़रूर पसंद करेगी, ऐसी भरपूर उम्मीद है। मनोज जी, हम तमाम गांवों में जा रहे हैं, तमाम दलों से पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री का बेहतर, तमाम लोगों से पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री का बेहतर, और उसी समय जब जनसुराज की सभाएं हो रही हैं, सभा में जितने 25-30 हज़ार लोग रह रहे हैं तो करीब 10,000 लोग आप लोगों ने जो एक अपना पारिवारिक कार्ड शुरू किया है, जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, वहाँ भीड़ हो रही है। जब हम उन महिलाओं से, लोगों से जब पूछ रहे हैं कि भाई इसका क्या फ़ायदा, तो लोग ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। तमाम जवाब आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव जवाब आ रहे हैं, लेकिन क्या यदि और लोग एक आशा में हैं कि जनसुराज की सरकार बनेगी तो हमें तुरंत फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, क्या ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की सोची समझी एक राजनीति नहीं है कि एकदम लोग हमारे पीछे भागेंगे कि ये भाई सरकार बनने से पहले सब कुछ इंतजाम कर दिया है प्रशांत किशोर? मनोज जी, आपने शब्द किया प्रशांत किशोर की राजनीति नहीं है। एक बहुत बड़ा फ़र्क है राजनीति और रणनीति में। ये प्रशांत किशोर की रणनीति है, ये जनसुराज की रणनीति है। इस रणनीति को किसी और रूप से देखने के पहले हमारे जो 5 वादे किए गए थे, उन वादों को एक बार फिर से दोहरा लें। उन वादों में जो हमने लोगों को कमिट किया था वही 5 कर दिया, उसी का मोनेटाइजेशन है, उन्हीं का एक वो ATM आपने दे दिया। हाँ, ATM का नाम दे रहे हैं, प्रशांत दे रहे हैं, आप लोग भी दे रहे हैं, मीडिया वाले और विपक्ष वाले। लेकिन लोग अच्छी बात है। मनोज जी। हाँ, वो इसलिए कि एक ऐसा तरीका है, वो कार्ड आपके पास अगर है तो, और जो आपने डाटा दिया है कि आपके परिवार में कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने लोग कामकाजी हैं, कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसके हिसाब से जनसुराज की सरकार बनते ही वो बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं जाना है, वो इस लायक नहीं है,
और आप उसे एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहते हैं तो 2 बच्चे के लिए 1,000 रुपये तक का वादा सरकार करती है, जो आपको बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाने में सुविधा करेगी। उसी तरह से अगर आपके पास कोई युवा है आपके परिवार में जिसको रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसको 12,000 रुपये तक का रोज़गार का इंतज़ाम यहीं करवा दिया जाएगा। मनोज जी, वो जनता भी समझ रही है, मैं एकदम, जो आप जनता भी समझ चुकी है इस चीज़ को। सबसे बड़ा यहाँ एक सवाल ये आता है कि क्या प्रशांत की जो आपने रणनीति कही, और उसे तमाम पत्रकार आप लोगों से राजनीतिक सवाल करते हैं, लेकिन मैं आंकड़ों पे जाता हूँ कि यदि सरकार बनने के बाद ये काम होता तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें आता। यदि सरकार के कर्मचारी करते, सरकार के अधिकारी करते, तो ये मेरी सोच है। जनसुराज ने पहले ही, सरकार आए नहीं आए ये बाद की बात है, जनसुराज ने पहले ही बिहार के उन गरीबों के लिए आंकड़े जुटा लेने का काम किया है। क्या मानेंगे आप इसे? नहीं, ये तो बिल्कुल सही। भ्रष्टाचार इसमें कहीं होने वाला नहीं कहीं नहीं हो सकता, इसकी कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जिन जिन को ये कार्ड मिल रहा है उनको इस कार्ड का यूनिक नंबर उनके मोबाइल फ़ोन के साथ लिंक करके कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस बनाया जा रहा है। इस कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस में किसी भी समय कभी भी हम किसी व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं कि उसने किस महीने में कितने का फ़ायदा उठाया है। ये ऐसा डाटा है कि आज से 5 साल बाद भी अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आपने पिछले 5 सालों में कितना पैसा कितने लोगों को दिया है, उसका डाटा आपको इस डाटाबेस से मिनटों में आ जाएगा। और यही बात तो हम सरकार से मांगते थे। हम सरकार से कहते थे कि आपने नवंबर 2022 में नवंबर 2023 में आपने वादा किया कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देंगे। अगर आपके पास ऐसा डाटा है कि आपने 1 लाख को, 2 लाख को, 50,000 लोगों को ये दिया है तो बता दीजिए, उसका डाटाबेस सार्वजनिक कर दीजिए। लेकिन जब इन्होंने कुछ काम नहीं किया है और कोई तरीके का काम नहीं किया है तो ये क्या डाटा देंगे? इसीलिए हम ये बात मानते हैं कि अभी जो काम किया जा रहा है वो इसीलिए जल्दी किया जा रहा है कि हमें सरकार बनने के बाद इतना समय गंवाना नहीं पड़े। सरकार बनते ही हमारे पास पता होगा कि किस गांव में, किस ग्राम पंचायत में कितने बच्चे हैं जिनको प्राइवेट स्कूल में दाखिला चाहिए। हमें ये पता होगा कि फ़लाने ब्लॉक में इतने युवा हैं जो अभी बाहर जा रहे हैं, उनको वहाँ पर नौकरी का इंतज़ाम करवाना है। और इमीडिएटली हम इनके बारे में उचित कार्रवाई कर सकें, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कहीं कहीं ग्राम पंचायत वाइज, कहीं प्रखंड वाइज। ये सब हम इमीडिएटली कर पाएंगे, इसलिए ये डाटा। प्रशांत ने कल एक बात और कही है मेरे चैनल पे कि सरकार बनती है तो इसके लिए तुरंत एक अलग से पलायन मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बनेगा और उसी दूसरे दिन से ये अपना काम शुरू कर देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। हमने इसके बारे में गहन चिंतन किया है। एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय तो ऐसे है ही है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय बनाने की एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय वो काम नहीं कर रहा है जो हम चाहते हैं। और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय का हाल आपने देखा है। अगर एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती, अगर रोज़गार पैदा कर पाती तो अभी इतनी बेरोज़गारी नहीं होती। वो इस काम में फेल कर गए हैं, यही वो कारण है कि उस मंत्रालय को हटाया जाएगा। मनोज जी, आप मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस से भी रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारियों के साथ आप बैठे उठे हैं। जिस ज़रूरत के लिए एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय बना था शायद वो काम नहीं कर सका। कि आपको याद होगा पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाया जाता था, वैकेंसियाँ निकलती थी, तो भाई हमारे पास इतने लोग हैं, इसी डिग्री धारक हैं, इनसे कंपटीशन, पहले आप इंटरव्यू ले लीजिए। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय ख़त्म कर देना चाहिए अब कहीं? निश्चित रूप से। लेकिन आप एक बात और ध्यान दें, आपने जब एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का नाम लिया तो वहाँ सारा जोर इस बात का है कि कैसे किसको सरकारी नौकरी दी जा सके। वहाँ न तो गैर सरकारी नौकरी की बात की जाती है, न ही रोज़गार सृजन की बात की जाती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और हमने तो गिनकर बताया है
कि स्वतंत्रता व प्राप्ति से आज तक केवल 23 लाख लोगों को नौकरी मिल पाई है बिहार में, और मेरे ख्याल से क्या प्रतिशत है, 97%, 98% लोग पॉपुलेशन का है जो कि सरकारी नौकरी से बाहर रहते हैं। इसीलिए सरकारी नौकरियां हमारे बेरोज़गारी का कोई इलाज नहीं है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए भी इस एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जो सार्थकता थी वो मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो गई है। उसका स्वरूप बदलना होगा, और शायद वो नया स्वरूप वही है जिसे हम पलायन से रिलेटेड मिनिस्ट्री के रूप में सामने लेकर आए। एक अंतिम सवाल आपसे राजनीतिक ले लेते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, बिहारी लुक अपने को दे रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश तो नहीं है? और दूसरा, इसी में एक और सवाल जोड़ देते हैं कि भाजपा के चाल चरित्र चेहरे में कल जब प्रधानमंत्री मंच पर थे तो उनके पीछे तीन ऐसे विधायक कह लीजिए या पूर्व विधायक कह लीजिए, राजबल्लभ यादव से लेके 3 ऐसे, एक महिला भी थी और 2 जो जेल की सज़ा से लेके तमाम दागी हैं। आखिर क्यों ऐसा? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के मंच पर प्रधानमंत्री नाटकबाज हैं, ये तो बिहार देश में हर कोई जानता है। नाटक करना उनकी आदत हो गई है, और बिहार में गमछा लेकर आते हैं इसलिए कि वो सोचते हैं कि बिहार की अनपढ़ जनता, जिसको उन्होंने जानबूझकर अनपढ़ रखा है, उनको वो बेवकूफ़ एक बार फिर से बना लेंगे। यही गिमिक वो महाराष्ट्र में जाकर टोपी पहनकर नहीं करते, गुजरात में जाकर टोपी पहनकर नहीं करते, राजस्थान में जाकर पगड़ी पहनकर नहीं करते, तो उनको यहाँ आकर गमछा पहनने की क्या ज़रूरत है, अनलेस कि वो बिहार के लोगों को बुद्धू और बेवकूफ़ मानते हैं। बिहार की जनता को तो इस बात का ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि आप हमें इतना बेवकूफ़ मानते हैं कि आप यहाँ आकर गमछा बांधना शुरू करते हैं, लेकिन आप कहीं और जाकर कोई और तरह का गिमिक नहीं करते हैं। दूसरी बात, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है, ये तो हमने पिछले 1 महीने में उजागर करके कई बार दिखाया है। चाहे वो उनके राज्य के अध्यक्ष हों, या उनके मंत्री हों, या उनसे रिलेटेड विधायक हों, इन सब के चाल चरित्र और चेहरे के बारे में बिहार की जनता अच्छी तरह समझ गई है। उसमें आप लोगों ने भी, मीडिया के दोस्तों ने भी अपना रोल अदा किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री के पीछे 3 ऐसे बीजेपी के नेता जो सज़ा याफ्ता हैं, उनका होना इस बात को दर्शाता है कि अब प्रधानमंत्री भी मान गए हैं कि अब उनको चाल चरित्र और चेहरे के बारे में बोलने से उनका घाटा होगा। नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी देते हैं, टोपी पहनते हैं, तमाम नेता तो टोपी पहनते हैं, लेकिन मुसलमानों के शताब्दी समारोह में जब मुसलमान उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं, टोपी उनको दी जाती है तो टोपी उठा के जमा खान को पहुंचा देते हैं। क्या दूसरे दिन प्रधानमंत्री से उनको स्टेज शेयर करना था? इसका तो ये कहीं कारण नहीं रहा कि भाई प्रधानमंत्री? नहीं, 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वो भूल गए कि वो कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, उनको टोपी दी जा रही है तो उसका क्या मतलब है, शायद वो भूल गए। और अगर नहीं भूले, अगर भूल गए तो उनको स्वास्थ्य जांच करवाना चाहिए, और अगर नहीं भूले तब उनको ये याद करने की ज़रूरत है कि जातिगत गणना तो उन्होंने ही करवाई थी, और उसी जातिगत गणना में उन्होंने बिहार के लोगों को बताया कि हमारे यहाँ 18% आबादी मुसलमानों की है। तो ये 18% आबादी भी तो बिहार की जनता ही है, और बिहार की जनता को ये 18% आबादी भी उसी तरह से देखते हैं जैसे बाकी के 82% देखते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री होते हुए इस 18% की आबादी का सम्मान नहीं करेंगे तो कितने दिन आप बिहार के मुख्यमंत्री और रह पाएंगे, इसका हिसाब आप खुद लगा लीजिए। एक अंतिम सवाल आंकड़ों पे है। 12,000 ट्रेनों की घोषणा की जाती है, जबकि आज मैं आंकड़े निकाला इंडियन रेलवे बोर्ड का तो 11,000 से कुछ ज़्यादा रैक हैं सिर्फ इंडियन रेलवे में। 7,500 के आसपास स्टेशन है। कहाँ से 12,000 ट्रेनें पटना से, दरभंगा से चलाएंगे, जबकि रैक ही 11,000 के आसपास है।
क्या ये जुमला नहीं लग रहा था? बिल्कुल। और वो भी छठ पूजा, और इधर से कंफर्म रिजर्वेशन दे के भेजेंगे। प्रशांत का डर कहीं तो नहीं समा गया है रेलवे के अंदर भी, या कह लीजिए प्रधानमंत्री के अंदर, कि भैया जल्दी से जल्दी भेज दो इनको, कि जो वोट देने आएंगे और प्रशांत जो कह रहे हैं कि नवंबर के बाद आपको नहीं जाना है यहाँ से, उसमें खलल डाला जाए? सब कुछ इसमें समाहित है। चाहे वो धोखा देने की स्ट्रैटेजी हो, चाहे प्रशांत किशोर और जनसुराज से डर की स्ट्रैटेजी हो, चाहे ये समझने की भूल हो कि बिहार की जनता इस छोटे छोटे गिमिक से एक बार फिर से बीजेपी को वोट दे देगी, चाहे जो भी जिस भी नज़र से आप देखें, बीजेपी की और मोदी जी की ये रणनीति इस बार काम नहीं करेगी। हम तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इन ट्रेनों का ये इंतज़ाम करवाया। बिहार के लोग कम से कम बाहर से आ तो सकेंगे। नहीं, जाने के लिए किया साहब, आने के लिए नहीं किया है। जाने के लिए कंफर्म देंगे, अब देख आने के लिए जो चलनी है, मैंने फेरे इधर से ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। फिर और क्या कहा जाए, ये तो डर की ही बात है। उनको लगता है कि बिहार की जनता इन छोटे मोटे लुभावने वादों से अपना भविष्य भूल जाएगी, अपने बच्चों का भविष्य भूल जाएगी, और मुझे लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। जुमलेबाजी कह लीजिए या जो भी, आंकड़े इधर उधर करने का खेल, इसमें जिसने भी ये खेल रचा हो वो कहीं ना कहीं फंस गया है। 11,000 ही रेलवे के पास रैक हैं, जो पैसेंजर रैक होते हैं, और उसमें वो तमाम ट्रेनें हैं, वीआईपी ट्रेनें हैं जनशताब्दी से लेके वंदे भारत तक, और उसमें ईएमयू ट्रेनें भी हैं। लेकिन 12,000 ट्रेनें चलाने की बात हो रही है। 12,000 वो ट्रेनें नहीं हैं, यदि चलाते भी हैं तो 12,000 फेरे होंगे। फिर भी 15 दिन के अंदर कभी भी रेलवे के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि 12,000 फेरे भी लगा ले। तमाम बातें हैं, जुमलेबाजियां शुरू हो गई हैं। अब देखना ये है कि प्रशांत के जो वादे के पीछे ये अपने वादे कर रहे हैं, तमाम वादे, कि हम भी जो हैं पलायन आने वाले 5 सालों में रोक देंगे, हम भी ये कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनसुराज के आने से बिहार की जनता का तो भला होना शुरू ही हो गया है। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार के लिए।